हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। अभी तक जीके की जो 2 वीडियोज़ आई हैं हिस्ट्री के हमारे, उसमें हमने हुमायूं के बारे में और बाबर के बारे में पढ़ा है। और आज की जो वीडियो होगी वो होगी अकबर के बारे में। हमने देखा कि बाबर और हुमायूं के समय जो मुग़ल सल्तनत थी वो उतनी ज़्यादा विस्तारित नहीं हुई थी। अभी तक जो मुग़ल वंश के राजा थे बाबर और हुमायूं, दोनों को लगातार युद्धों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध मुग़ल शासक जिसके काल में मुग़ल सल्तनत सबसे ज़्यादा विस्तारित हुई, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जो शासनकाल रहा है वो 1556 से लेकर 1605 तक का रहा है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर सम्राट बना था। और अकबर का शासनकाल रहा है 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर के जन्म की बात करते हैं। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को और जन्म हुआ था अमरकोट में। अमरकोट जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान में है। और वहाँ के जो राजा थे वीरसाल, जो कि एक हिंदू सम्राट थे, उनके महल में अकबर का जन्म हुआ था। क्योंकि उस समय हुमायूं एक निर्वासित जीवन बिता रहा था। शेरशाह सूरी से हारने के बाद वो भारत से चला गया था और एक निर्वासित जीवन बिता रहा था। और उसी समय के दौरान 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ये एक हिंदू सम्राट थे वीरसाल, इनके महल में। इनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन और पूरा नाम है इनका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका कारण क्या रहा था? अकबर का जन्म का तो पता हमें 1542 में हो चुका था, लेकिन हुमायूं उस समय नहीं था। और हुमायूं 3 वर्ष पश्चात 1545 में जब कंधार और काबुल को जीतता है तो उस समय वो अकबर का नामकरण करता है और अकबर का नाम रखा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुग़ल वंश में जितने भी सम्राट हम पढ़ेंगे उनके जो पूरे नाम हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेनली फोकस होता है वो या तो फर्स्ट नेम में होता है या लास्ट में होता है। हम पूरा नाम नहीं पढ़ते, तो इसको स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लेना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि अकबर का पूरा नाम था। इनके पिता का नाम जैसा कि हम सभी को पता है हुमायूं, और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम ने 1542 में अकबर को जन्म दिया और हुमायूं उस समय वहाँ नहीं था, तो अकबर को 3 वर्ष तक रहना पड़ा था अस्करी के संरक्षण में। अस्करी जो कि हुमायूं का भाई था, हुमायूं के भाई के पास यानी कि अपने चाचा के पास अकबर 3 वर्ष तक रहा था। और शुरुआत में ही उसे गजनी का सूबेदार बनाया गया और फिर पंजाब का सूबेदार बना दिया गया था। कम आयु में ही, और इतनी कम आयु में ही शासन की बारीकियों को सीखने का अकबर को मौका मिला। और इसीलिए बाद में इन बारीकियों को उसने अपने सल्तनत काल के वर्षों के दौरान प्रयोग किया और मुग़ल वंश का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। राज्याभिषेक की बात करते हैं कि किस वर्ष अकबर सम्राट बना। फरवरी 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1556 में केवल 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष का था उस समय अकबर, जिस समय अकबर को सम्राट बनाया गया और उनका राज्याभिषेक किया गया पंजाब के कलानौर में। इसका कारण क्या था? हुमायूं की मृत्यु होने के पश्चात, हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो गई थी और दिल्ली और आगरा के ऊपर अधिकार कर लिया था हेमू ने। हेमू जो कि एक हिंदू सम्राट था। हेमू ने 1556 में दिल्ली और आगरा के ऊपर अधिकार कर लिया था और इसीलिए बैरम खान ने अकबर को फिर राज्याभिषेक करवाया। और उसके बाद फिर अकबर का पहला युद्ध हुआ, जिसको जाना जाता है पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से। पानीपत का जो पहला युद्ध है
वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ अकबर और हेमू के बीच में। अकबर उस समय 14 वर्ष का था, तो अकबर ने युद्ध के अंदर प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लिया था। अकबर के जो सेनापति थे बैरम खान, ये वही बैरम खान है जो कन्नौज युद्ध से हुमायूं के साथ था और हुमायूं की मृत्यु के बाद संरक्षक बना अकबर का, और अकबर की तरफ से इसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिस्सा लिया। और जो आदिल शाह जो कि एक अफ़गानी सम्राट था, और आदिल शाह का सेनापति जिसका नाम था हेमचंद्र या फिर हेमू जो कि रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला था, और एक नमक व्यापारी था हेमू शुरुआत में। लेकिन युद्ध की जो कुशलताएं थी वो हेमू के अंदर बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो आदिल शाह का सेनापति बना था, और आदिल शाह की तरफ से उसने द्वितीय पानीपत युद्ध में हिस्सा लिया। लेकिन हेमू की हार हो गई थी इस युद्ध में। इसका कारण क्या था? हेमू की आंख में तीर लग गया था, और हेमू जो है अपने हाथी का जो होदा एक जो वर्गाकार स्ट्रक्चर रखा जाता है हाथी के ऊपर, आंख में तीर लगने से हेमू हाथी से गिर गया था। और जैसे ही हेमू को तीर लगा तो हेमू की जो सेना थी, जो अफ़गानी सेना थी, उसके अंदर एक हड़बड़ाहट सी मच गई थी। और उसका कारण क्या था? क्योंकि उनके जो सेनापति थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अगर आँख में तीर लगने से पहले की बात करें शुरुआती युद्ध की, तो लगभग हेमू जो है वो युद्ध को जीतने ही वाला था। लेकिन आँख में तीर लगने की वजह से उसकी सेना में जो भगदड़ मची, उसकी वजह से फिर हेमू जो है वो इस युद्ध को हार जाता है। और हेमू जो है पानीपत का जब द्वितीय युद्ध हुआ तो उस समय हेमू का एक सेनापति के रूप में बहुत ज़्यादा नाम था। उसका कारण क्या था? वो 22 लड़ाइयाँ जीत चुका था। लगातार हेमू ने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, और इसीलिए जो आदिल शाह थे जो कि अफ़गानी सम्राट थे, उन्होंने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाले 14वें ऐसे हिंदू सम्राट थे हेमू, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और हेमू बहुत ही प्रसिद्ध भी थे उस समय, क्योंकि लगातार कोई सेनापति अगर 22 युद्ध जीत जाए तो सोचिए आसपास के इलाकों में उसका खौफ कितना ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी जो है हेमू इस युद्ध को हार जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि हेमू एक इतना सफल और इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन आज तक हमने ना तो कोई सीरियल और ना कोई मूवी हेमू के लाइफ पे नहीं देखी है। और एक मुग़ल सम्राट अकबर जिसकी लाइफ के ऊपर एक मूवी भी है। तो उसके बाद बात करते हैं बैरम खां की। बैरम खां की क्या इम्पोर्टेंस थी? अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर को सबसे ज़्यादा जिसने सपोर्ट किया वो था बैरम खान। हुमायूं ने शुरुआत में ही बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया था, और बैरम खान ने अपने इस ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया और मुग़ल सल्तनत को बहुत ज़्यादा विस्तारित किया। उत्तर भारत की जितनी भी प्रारंभिक विजय थी 1556 से लेकर 1560 तक, उनमें बैरम खान का बहुत बड़ा हाथ था। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो भी बैरम खान के कारण ही अकबर जीत पाया था। तो बैरम खान कौन था? बैरम खान एक फारस का शिया संप्रदाय से संबंधित था। इसका संबंध था शिया संप्रदाय से। मुस्लिम्स के अंदर जो शिया और सुन्नी संप्रदाय होते हैं, तो शिया संप्रदाय से संबंधित था बैरम खान, और था ये कहाँ का? फारस का। और उत्तरी भारत के जितने भी अभियान थे जैसे जौनपुर, ये जो एरियाज़ थे, इनको जीतने में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा था वो रहा था बैरम खान का।
और 1556 और 1560 के बीच में बैरम खान का जो महत्व था वो मुग़ल सल्तनत के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जो बैरम खान है उसके दिमाग में भी एक बात चलने लगी थी कि क्यों ना मैं ही सम्राट बन जाऊं। वो जितने भी राजशाही कार्य होते थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने लगा था और इसीलिए अकबर जो है उसका विरोध करना शुरू कर देता है, क्योंकि अकबर भी अब बड़ा हो चुका था और अकबर चाहता था कि मैं अपनी सल्तनत के जो फैसले हैं वो खुद लूँ। इसीलिए फिर एक युद्ध होता है अकबर और बैरम खान के बीच में, जिसको तिलवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उससे पहले एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। अकबर ने जो बैरम खान था, बैरम खान का इतना ज़्यादा योगदान था मुग़ल सल्तनत को विस्तारित करने में, और बैरम खान को उपाधि दी थी एक खान ए खाना की। अकबर ने बैरम खान को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था खान ए खाना। और उसके बाद बात करते हैं तिलवाड़ा के युद्ध की। तिलवाड़ा का युद्ध उस समय 1560 और 61 के समय, क्योंकि बैरम खान जो है वो उस सल्तनत के अंदर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने लगा था और अकबर को ये बात पसंद नहीं थी। इसीलिए फिर बैरम खान और अकबर के बीच में युद्ध हुआ जिसे जाना जाता है तिलवाड़ा के युद्ध के नाम से। और इस युद्ध में बैरम खान की हार हो जाती है, लेकिन अकबर उसे माफ़ कर देता है और उसे मक्का जाने के लिए कहता है। लेकिन जिस समय बैरम खान मक्का जा रहा होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है मुबारक खान के द्वारा। उसका कारण क्या है? क्योंकि मुबारक खान के जो पिता थे जिनकी हत्या की थी बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में, और इसीलिए जो मुबारक खान है वो हत्या कर देते हैं बैरम खान की जिस समय वो मक्का जा रहे होते हैं। और मक्का जाने के दौरान जैसे ही बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है सलीमा बानो बेगम, जिनसे अकबर विवाह कर लेता है, और उसका जो पुत्र है अब्दुल रहीम उसको भी गोद ले लेता है। और बाद में फिर जो अब्दुल रहीम है वो एक सेनापति के रूप में अकबर की सेना में शामिल रहता है, और बाद में अकबर के द्वारा ही उसे दोबारा फिर जो उसके पुत्र हैं बैरम खान के उसको भी खाने खाना की उपाधि दी जाती है। और जिस समय बैरम खान मक्का जा रहा होता है तो मुबारक खान के साथ उसकी जो भिड़ंत हुई थी वो हुई थी पाटन, जो कि गुजरात के अंदर है। यहाँ पर बैरम खान की हत्या कर दी गई थी मुबारक खान के द्वारा। तो ये फर्स्ट जो स्लाइड है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दूसरी स्लाइड को। और दूसरी स्लाइड में हम अकबर के द्वारा जो अभियान चलाए गए भारतीय क्षेत्रों को जीतने के लिए उनको देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, पेटीकोट या फिर पर्दा शासन। ये जो शासन काल था अकबर के समय 1560 से लेकर 1564 तक का, इस समय के दौरान अकबर के शासनकाल में जो महिलाएं थी उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो भी फैसले होते थे उनमें महिलाओं की अहम भूमिका होती थी। और इन महिलाओं के अंदर कौन कौन शामिल था उनको देखते हैं। एक तो है माहम अनगा। ये जो माहम अनगा है ये थी दाई माँ अकबर की, जिनका अकबर का जो पालन पोषण किया था वो माहम अनगा ने ही किया था। और माहम अनगा का पुत्र आदम खान और जीजी अनगा और दिल्ली का जो राज्यपाल था शिहाबुद्दीन, ये जो महत्वपूर्ण लोग थे ये अकबर के बहुत ही विश्वास पात्र और रिश्तेदार थे, जो कि पेटीकोट शासन या फिर पर्दा शासन का अहम हिस्सा थे। इस कार्यकाल के दौरान महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पेटीकोट या फिर पर्दा शासन। और इस शासनकाल के दौरान
अकबर ने दो महत्वपूर्ण क्षेत्र मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है और एक गोंडवाना, इन दो क्षेत्रों को अकबर ने जीत लिया था। उसके बाद देखते हैं अकबर के जो राजनीतिक अभियान रहे हैं कि अकबर ने किन किन क्षेत्रों को जीता है। अकबर ही एक ऐसा मुग़ल सम्राट था जो दक्षिण भारत तक पहुंच पाया था। तो अकबर के जो विजय अभियान है वो बहुत ज़्यादा हैं, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। सो अकबर के ऊपर जो वीडियो आएंगी वो दो पार्ट्स में आएंगी। इस पार्ट में जितना क्लियर हो सकता है कोशिश करेंगे क्लियर करने की। जो पहला अभियान है वो है मालवा का, 1561 से लेकर 1562 तक का समय। 1561 और 1562 के समय जो मालवा के सम्राट थे वो थे बाज बहादुर, और बाज बहादुर भी बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे। उस समय जो बाज बहादुर थे वो मालवा के बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे, और बाज बहादुर को हराया था किसने? बाज बहादुर को जो अकबर के उस समय जो सेनापति थे आदम खान, उन्होंने आदम खान ने बाज बहादुर को इस युद्ध में हरा दिया था। और जो बाज बहादुर की पत्नी थी जिनका नाम था रूपमती, रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी। और रूपमती बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी थी। एक कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के ऊपर आदम खान के अटैक करने का कारण रूपमती भी थी। और रूपमती और जो बाज बहादुर हैं, इन दोनों की जो समाधि है वो है उज्जैन में। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, और उस समय जो मालवा की राजधानी थी वो थी मांडू। और इस युद्ध को सारंगपुर युद्ध नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आदम खान और जो बाज बहादुर थे, इन दोनों की जो सेनाएं भिड़ी थी वो भिड़ी थी सारंगपुर में, इसीलिए इसे सारंगपुर युद्ध नाम से भी जाना जाता है। ये था अकबर के समय का पहला विजय अभियान। और उसके बाद देखते हैं आमेर व मेड़ता को। आमेर के जो सम्राट थे वो थे राजा भारमल। राजा भारमल उस समय जो राजपूत शासक थे वो भी काफ़ी शक्तिशाली थे। और अकबर की सल्तनत काल की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है, अगर हम हुमायूं और बाबर से अकबर की तुलना करें तो हुमायूं और बाबर ने जो आसपास के क्षेत्र थे और वहाँ के जो सम्राट थे उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश नहीं की। और वहीं से अकबर ने ये सीख ली कि जो राजपूत क्षेत्र है आसपास, अगर उन सम्राटों के साथ अच्छे संबंध बना लिए जाएं तो पूरे भारत को जीता जा सकता है। इसीलिए अकबर ने जो राजपूत सम्राट थे उनके साथ पारिवारिक रिश्तेदारी जो संबंध थे वो बनाए। और जो आमेर के उस समय राजा थे बारमल, और बारमल की जो पुत्री थी जिनका नाम था हरखाबाई, या फिर जिन्हें जाना जाता है जोधाबाई के नाम से, जोधाबाई या फिर हरखाबाई। जो जोधाबाई थी इनसे विवाह हुआ अकबर का। और जो आमेर के सम्राट थे बारमल, उसने तो जो और भी जो राजपूत सम्राट थे उनसे कहा था कि क्यों ना अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली जाए और अकबर के अधीन ही अपनी जो जागीरें हैं उनको चलाया जाए। लेकिन और जो राजपूत सम्राट थे उन्होंने बारमल की बात नहीं मानी। लेकिन बारमल ने अपनी जो पुत्री थी हरखाबाई या फिर जोधाबाई, उसका जो विवाह है वो अकबर से कर दिया था। और उसके बाद 1562 में जो मेड़ता के जागीरदार थे जैमल राठौर, और जैमल राठौर को भी फिर अकबर ने हरा दिया था। और जैमल राठौर को शरण लेनी पड़ी थी उदय सिंह के महल में। उदय सिंह के महल में शरण ली जैमल राठौर ने। उसके बाद मेड़ता का जो दुर्ग था, मेड़ता का जो किला था, उसके ऊपर अकबर का अधिकार हो गया था। और बारमल का जो पुत्र था भगवान दास, और उसका जो पुत्र था मान सिंह,
ये पोता था बहरमल का मान सिंह। ये जो दोनों सम्राट थे, ये जो दोनों जो राजपूत थे, ये दोनों के दोनों शामिल हो गए थे मुग़ल सेना में। और इसके बाद से जो मुग़ल सेना है उसको विस्तारित करने में जो राजपूत सम्राट हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहीं से लगभग 1562 के बाद से अकबर का विवाह जब जोधाबाई या फिर हरखाबाई से हुआ था, उसके बाद से अकबर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। वो धर्म के नाम पर ज़्यादा जो कत्लेआम है वो नहीं करता है। स्टार्टिंग में यानी कि जब हरखाबाई से विवाह हुआ था उसके बाद से तो कुछ समय तक रहा था ऐसा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जो अकबर है वो फिर हर धर्म की इज्जत करना शुरू कर देता है। और जो जोधाबाई हैं वो अकबर की लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं, जो कि एक हिंदू थी। और जब हरखाबाई विवाहित होने के बाद अकबर के महल में गई थी आगरा में, क्योंकि उस समय आगरा ही राजधानी थी मुग़ल जो सम्राट थे उनकी, तो वहाँ पर उन्होंने एक अपनी मूर्ति की भी स्थापना करवाई थी महल के अंदर, और वो हिंदू जो रीति रिवाज थे उनका पालन करती थी। उसके बाद देखते हैं अगला अभियान जिसे जाना जाता है गढ़कटंगा या फिर गोंडवाना अभियान से 1564 के अंदर। और 1564 में उस समय जो गोंडवाना के सम्राट थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी दलपत शाह की, और उनकी जो पत्नी थी दुर्गावती, उनका एक बेटा था वीर नारायण। और इन्हीं के शासनकाल में जो अकबर है वो गोंडवाना के ऊपर अधिकार कर लेता है। जो आसफ खान है उसको वहाँ भेजा जाता है गोंडवाना अभियान के लिए और उसे सफलता मिलती है। गोंडवाना के बाद देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजपूत शासनकाल के दौरान क्षेत्र रहा है। मेवाड़ जो कि वर्तमान राजस्थान के अंदर है। और मेवाड़ जो अभियान था वो था 1567 से लेकर 1568 के दौरान जो अकबर है उसने क्या कुछ किया मेवाड़ क्षेत्र में, उसको देखते हैं। 1567 में अकबर ने जो राजधानी थी मेवाड़ की जिसका नाम था चित्तौड़ जो राजधानी थी उसका अभियान किया। दोनों सेनाएं कुछ समय तक आमने सामने रही और फिर 1568 में अकबर ने जो चित्तौड़ के अंदर दुर्ग था उसको जीत लिया था 1568 के अंदर। ये जो अभियान है वो 1567 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ समय जो सेनाएं हैं वो आमने सामने रही थी और 1568 में फिर जो अकबर है उसने जो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। और उस समय जो चित्तौड़ यानी कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ की जो सल्तनत थी राजपूत, उसके सम्राट थे उदय सिंह। उदय सिंह जो हैं वो राणा सांगा के पुत्र थे। राणा सांगा जिसको बाबर ने हरा दिया था, ये वही राणा सांगा है। और उनके पुत्र हैं उदय सिंह, और उदय सिंह के पुत्र भी आएंगे महाराणा प्रताप, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। और उदय सिंह ने जो राजधानी है वो उदयपुर शिफ्ट कर दी थी। कहाँ से? चित्तौड़ से। ये जो उदयपुर शहर है ये बहुत ही सुंदर है राजस्थान के अंदर, और उदयपुर का जो नाम है वो उदय सिंह के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि उदयपुर को उदय सिंह ने ही बसाया था। और वहाँ से भी जो उदय सिंह है वो मुग़ल सल्तनत के जो सम्राट हैं अकबर, उनका प्रतिरोध जारी रखता है। ये जो सम्राट था उदय सिंह ने जो अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की। उसने लगातार जो प्रतिरोध है वो अलग अलग क्षेत्रों से जारी रखा। और इस अभियान के दौरान जो अकबर ने बहुत सारे जो निर्दोष व्यक्ति थे उनको मरवा दिया था, बहुत सारे लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। और इस अभियान को अकबर के शासनकाल के अंदर अकबर के ऊपर एक कलंक माना जाता है, क्योंकि अकबर ने यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे उनका कत्लेआम करवा दिया था।
और अकबर जैसे ही इस क्षेत्र यानी कि मेवाड़ को जीतता है तो दो जो सेनापति थे जिनका नाम था जैमल और एक का नाम था फतेह सिंह, जैमल और फतेह सिंह, इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो आगरा का जो किला है, आगरा का जो किला है उसके बाहर ये दोनों हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं और इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो आगरा फोर्ट के बाहर आपको मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये स्लाइड भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अकबर के और अभियान। अकबर का पहला ही अभियान था रणथंबोर राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थानी जो एरिया था यहाँ पे राजपूत सम्राट हमेशा से रहे थे। तो रणथंबोर का जो क्षेत्र था वहाँ के जो सम्राट थे सूरज राय, सूरज राय ने कुछ शर्तें रखी अकबर के सामने और अकबर ने उन शर्तों को मान लिया और सूरज राय ने फिर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कालिंजर स्थान है वहाँ के जो बघेल राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र, और रामचंद्र ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद देखते हैं 1570 के अंदर जो अकबर के अभियान थे उनमें मारवाड़ के जो राजा थे चंद्रसेन, बीकानेर के जो राजा थे जिनका नाम था कल्याणमल, और जैसलमेर के जो राजा थे हर राय, इन सभी ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था 1570 में। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो अकबर है वो राजपूत सम्राटों को अपने अधीन करता जा रहा था और अकबर की जो सल्तनत है उसका विस्तार होता जा रहा था। और 1570 के अंदर कुछ ही ऐसी रियासतें थी जो अकबर के अधीन नहीं थी। उनमें से एक तो बांसवाड़ा, मेवाड़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये ही कुछ ऐसी रियासतें बची हुई थी जिनके ऊपर अकबर का अधिकार नहीं था। तो उसके बाद एक 1576 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे जाना जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था और ये जो हल्दी घाटी स्थान है ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर जैसे कि आपको पता है कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो हल्दी घाटी स्थान है यहाँ पे पहाड़ियों का रंग थोड़ा सा पीला है, इसीलिए इस स्थान का नाम है हल्दी घाटी। और जब 1572 में उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, महाराणा जो प्रताप थे इनके पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को सम्राट बनाया जाता है 1572 में, और 1572 में सम्राट बनने के बाद इनका जो पहला सामना होता है अकबर के साथ वो होता है 1576 में हल्दी घाटी नामक स्थान पर। और जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो उदयपुर से स्थानांतरित कर दी थी, कहाँ पर? कुंभलगढ़। ये जो राजपूत राजधानियाँ थी मेवाड़ क्षेत्र की, देख रहे हैं हम, शुरू में चित्तौड़ राजधानी थी, फिर उसके बाद उदय सिंह ने राजधानी उदयपुर को बनाया और महाराणा प्रताप ने बनाया कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ के अंदर अपनी जो राजधानी है वो स्थानांतरित कर दी थी और इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे अकबर से। और इस युद्ध को हारने के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि महाराणा प्रताप भी एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनका कद 7 फुट हो, 130 किलो जिनके अंदर वजन हो, और इनका घोड़ा जिनको चेतक के नाम से जाना जाता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब हम राजपूत सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल से महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। और इस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में, महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने फिर एक जो गोरेला युद्ध पद्धति है वो सीखते रहे थे और इसके युद्ध के बाद और गोरेला युद्ध पद्धति सीखने के बाद उन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीता भी था और 1597 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। वो हम
राजपूत सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे डिटेल से। और इस युद्ध के अंदर देखिए जो मुग़ल सेना थी उसका नेतृत्व किया था आसफ़ खान ने और मानसिंह ने। मानसिंह भी क्या था, एक राजपूत सम्राट था। और अकबर की विजय का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि अकबर की सेना में जो राजपूत सम्राट थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। और जो राजपूत सेना थी उसका नेतृत्व किया था हकीम खां और भीलों ने। ये जो भील और हकीम खां थे वो राजपूती जो सेना थी महाराणा प्रताप की, उसका साथ दिया था इन्होंने। और अबुल फजल जो हैं वो इस युद्ध को कहते हैं खामनौर का युद्ध। तो हमने अकबर के जो कुछ एक अभियान हैं उनको पढ़ लिया है। ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो गई है। उसका कारण क्या है, क्योंकि अकबर के अभियान इतने ज़्यादा हैं कि हम एक ही वीडियो में जो अकबर है अकबर को कवर नहीं कर पाएंगे। उसके केवल कुछ राजनीतिक अभियानों को हमने पढ़ा है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो सेकंड पार्ट अकबर के बारे में, उसमें हम जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अकबर के काल की उसको पढ़ेंगे। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। जय हिंद।